नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वी यूपी की पहचान काला नमक चावल को नया जीवन देने वाले वैज्ञानिक को मिला पद्म भूषण अवार्ड। 5वें चरण की वोटिंग हुई खत्म, 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 2 दिन से गायब बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पत्रकार समाज कल्याण समिति की मासिक बैठक जिला कार्यालय सेंटर पॉइंट पर हुई संपन्न। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्वी यूपी की पहचान काला नमक चावल को नया जीवन देने वाले वैज्ञानिक को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें, चावल की अनेक किस्म भारत में उगाई जाती है, लेकिन काला नमक चावल एक ऐसी फसल है जो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उगाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस चावल को उगाना बंद कर दिया गया था। वजह थी काला नमक चावल की खेती करने में किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा था। कहा यह भी जाता है कि इस बात की जानकारी जब गोरखपुर के शिवपुर शाहबाजगंज में रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र चौधरी को हुई, तो उन्होंने काला नमक के उन्नत खेती के लिए अनुसंधान शुरू किया और 2 दशक के बाद आज 3 मंडलों के 11 जिलों में किसानों की पहली पसंद काला नमक चावल उगाना हो गया है। डॉक्टर रामचंद्र चौधरी की माने तो काला नमक चावल का इतिहास 3000 साल पुराना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवाएं देकर भारत लौटे वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र चौधरी कहते हैं कि जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर समय रहते काला नमक चावल के बारे में नहीं सोचा गया तो ये भी एक विलुप्त प्रजाति में शामिल हो जाएगी। इसके बाद 1996 में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी करते हुए दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों के तकरीबन 40 देशों में वो कृषि व चावल से जुड़े हुए मामलों पर लगातार रिसर्च करते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ से 2006 में रिटायर होने के बाद वो अपनी मातृभूमि गोरखपुर की ओर लौटे और अब काला नमक चावल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगी। इस जानकारी के बाद वो और उनका परिवार बेहद खुश है। इसका पूरा जवाब देने के लिए हम अपने व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे कि हम कभी भी आराम तलब आराम पसंद नहीं थे और वो भी लौटे भी थे ऐसे मुल्कों से जो हमेशा कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस चलता रहता था, लड़ाइयाँ चलती रहती थी, गुरिल्ला ग्रुप का था। और हम जब वापस लौटे तो एक जुनून सवार हुआ और वो जुनून सवार हुआ कि हमारा गांव पहले काला नमक की खेती किया करता था। हम लौटे तो देखा कि काला नमक की खेती हमारे गांव में खुद बंद हो गई। उसके पहले हमने लोगों से सवाल किया था कि आखिर किसान की समस्या यहाँ क्या है, क्योंकि हम 35 साल बाद विदेश से लौटे थे तो कुछ अपने जो ज़मीनी स्तर की चीज़ है उससे भी थोड़ा कुछ अपना जड़ टूट गया था। तो लोगों से जब पूछना शुरू किया हमने कि यहाँ की समस्या क्या है, तो ये बताया गया मेरे को कि यहाँ पे काला नमक धान हुआ करता था और अब ख़त्म है। मैंने कहा कि बातों में तो खैर बहुत वजन है। हमने स्वयं अपने घर पर देखा कि हमारे बाबा खेती किया करते थे काला नमक की। हम लोग भी बचपन में इसकी रखवाली करते थे, क्योंकि सबसे देर में कटता है, तो चाहे वो चोरों से रखवाली हुआ या पशुओं से रखवाली हुआ किया करते थे हम लोग। हमें भी अपना बचपन याद आया। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। तो एक तरह से एक जुनून सवार हुआ कि हमको काला नमक को बचाना है, और वो जुनूनी होता है, उसको दूसरे कोई शब्द से उसको व्याख्या नहीं की जा सकती। तो उस जुनून के तहत हमने कहा कि आखिर पहले तो इसको समस्या देखा जाए कि आखिर क्यों ये ख़त्म हुआ, क्यों लोगों ने इसका रोला। तो पता लगा कि साहब काला नमक की खेती घाटे का सौदा है, क्योंकि और दूसरे धान का जो नई प्रजातियां आ गई थी और इनकी पैदावार दुगनी तिगुनी ढाई गुनी तक हो गई थी। काला नमक पर किसी ने कुछ नहीं किया था, न तो सरकारी विभाग ने किया, न तो यहाँ के विश्वविद्यालयों ने किया, न अन्य शोध संस्थान ने किया। तो काला नमक जस का तस रह गया। जो भगवान बुद्ध के टाइम में 3000 वर्ष पहले शुरुआत थी, ऐसे रह गया। बल्कि उसमें तमाम और मिक्सचर हो गए, क्योंकि उत्परिवर्त जिसको अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं, क्रॉसिंग, सेग्रीगेशन, ये चलता रहता है। तो इस नाते वो कोई शुद्ध चीज़ नहीं थी।
फिर हमने इकट्ठा करना शुरू किया, एक एक मुट्ठी धान। और पूरा जो काला नमक का इलाका था जहाँ ये बचा हुआ था, तो 250 नमूने हमको मिले किसानों से जो कि खेती कर रहे थे। और खेती इसलिए कर रहे थे कि काला नमक के अलावा कोई दूसरा चावल वो खा नहीं सकते थे। उनको इकट्ठा करके हमने लगाया तो देखा कि कहने के लिए तो सब कहते हैं काला नमक है, लेकिन सबका काला नमक अलग अलग था, क्योंकि वो जो उगाते थे उसी में से बाकी खा लेते थे, थोड़ा सा हिस्सा वो रख लेते थे अगले साल की खेती के लिए। तो लेकिन जब वो नमूने अलग अलग हो गए, हज़ारों साल की बात है ये, जिस उसके दौरान ये सब होता रहा, तो काला नमक जो है अलग अलग हो। उसमें से जो सबसे अच्छा लगा देखने में, उसका कद भी दरमियाना था, बाली भी ठीक ठाक थी, ताने ठीक ठाक थे। वो नमूना नंबर 3 था, सिद्धार्थनगर ज़िले का एक फूलचंद चौधरी हैं, उनके घर का था। उसमें भी खजर था, उसको हमने शुद्ध किया, वंशक्रम शुद्ध वंशक्रम के करीब 250 तो एक किसानों की थी। तो उसमें जो पहली प्रजाति निकली उसका नाम हमने दिया नमूना नंबर 3 या काला नमक 3, या संक्षेप में उसको हमने KN3 का नाम दिया। लोगों ने उसको देखा, किसानों का बीज बना के दिया, क्योंकि भारत सरकार ने भी इसको नोटिफाई कर दिया था, बीज बनने लगा था। तो किसानों ने और जो उपभोक्ताओं ने उन्हें ये कहा कि साहब हाँ, इसमें सुगंध आ गई है। जी, पुराने काला नमक की सुगंध इसमें आ गई है, क्योंकि जो इसके विलुप्त होने का कारण था या रकबा कम होने का कारण था, एक तो कम पैदावार, कोई प्रजाति नहीं, और ये सब खजर हो गया था, मिलावटी हो गया था। तो उसको जब शुद्ध करके उनको शुद्ध चीज़ मिली तो पसंद आया। जब शुद्ध चीज़ मिली, इसके बाद अब क्या हालात है काला नमक की खेती के मौजूदा वक्त में? क्या हालात है? लोग इसके तरफ रुझान हो रहा है लोगों का? जी, अब वो जो लोग अपनी राय भी देते रहे। उन्होंने कहा कि KN3 बहुत अच्छा है, लेकिन खराबियां हैं। पहली खराबी, ये लंबा होता है, गिर जाता है। दूसरी खराबी, पैदावार इसकी बहुत कम है। हमने उसको माना और उसको सुधारने के लिए फिर नए नए इस पे प्रयोग हम करते रहे। तमाम नई प्रजातियों से इसको जो बोनी वाली थी उनको करके हमने कहा देखिए, अगर गिरने से रोकने के लिए एक ही उपाय है कि जो 2.5 मीटर का पौधा होता है उसको हम 1 मीटर से कम भी कर दें। उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैली में भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसी वजह से उनकी रैलियों में भगदड़ की स्थिति बन रही है। पहले फूलपुर, फिर संत कबीर नगर और अब आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश की रैली के दौरान एक बार फिर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच की ओर बढ़ने पर सपा कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया गया और कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़कर भागते हुए नजर आए। इस दौरान जिस स्टैंड पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गया। इतना ही नहीं, जैसे ही आगे से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, पीछे वाले कार्यकर्ता अपने आप ही वहां से भाग गए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत बाराबंकी सीट पर सोमवार को वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक 66.89% हो गया। जिले में कुल 1701 मतदान केंद्रों के 2615 बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में कराई गई। जिले में मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। 2615 बूथों पर करीब 15000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी और ये भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करवाएंगे। बता दें कि बाराबंकी लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र कुर्सी, हैदरगढ़, बाराबंकी, रामनगर व जैदपुर शामिल है, जबकि दरियाबाद और रुदौली आंशिक फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 23,37,810 है। 3 महीने पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी हुई लोकसभा चुनाव की अंतिम मतदाता सूची के समय 25,964 वोटरों की कमी थी, लेकिन जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर चलाए गए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के बाद अब जिले में वोटरों की संख्या 25,964 से बढ़कर लगभग 23,37,810 हो गई है। आज मेरा पहला वोट है। मैंने अपना पहला वोट दिया है और देश का नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप सभी से भी आग्रह है कि आप सब लोग भी अपना वोट देकर देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं। जय श्री राम।
खबर अमरोहा से है, जहां 2 दिन से गायब बुजुर्ग का आज सुबह शव पेड़ पर लटके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिनकी उम्र 60 वर्षीय है और नाम इस्लाम बताया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला डिडौली थाना क्षेत्र के गांव इकौंदा का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पत्रकार समाज कल्याण समिति की एक मासिक बैठक जिला कार्यालय सेंटर पॉइंट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल ने कहा कि संविधान के 4 स्तंभों में से आज एक स्तंभ पत्रकारिता अपने आप में कमजोर है। आज देश भर में लगातार बढ़ रहे पत्रकारों पर हमले आए दिन हो रहे हैं। पत्रकारों का उत्पीड़न इस कदर हो रहा है कि जब कोई घटना होती है तो पत्रकार पर बिना जांच किए ही मुकदमा हो जाता है, जबकि और घटनाओं में ऐसा नहीं होता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, नजर डालिए उनके बयान पर। आज अलीगढ़ के सेंट्रल पॉइंट कार्यालय पर पत्रकार समाज कल्याण समिति की जिला बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। संचालन हमारे छोटे भाई जिला महासचिव जहीर खान ने किया। इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई। कुछ पदाधिकारी जो संगठन में निष्क्रिय चल रहे थे, उनको हमने जो है समझाने का प्रयास किया, बताया, और कुछ नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी। जिसमें तहसील अध्यक्ष रूपेंद्र कुमार को जिला सचिव अलीगढ़ बनाया गया। वहीं मोहम्मद हनीफ खान को जिला संगठन मंत्री बनाया, अनिल प्रताप जी को जिला संगठन मंत्री बनाया, और हमारे छोटे भाई मनवीर सिंह को जिला कार्यालय प्रभारी यहाँ नियुक्त किया गया है। और संगठन का उद्देश्य पत्रकार समाज कल्याण समिति एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे भारत में काम करने का पूरा प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश तो बहुत समय पहले हमने जो है संगठित कर दिया था, और उसके अलावा अन्य राज्यों में संगठन ये काम कर रहा है। आज पत्रकार समाज कल्याण समिति की एक बहुत बड़ी पहचान है, उपलब्धि है। हर पत्रकार पीड़ित पत्रकार के साथ मदद करता है, आगे आता है। आलोचनाएं हर संगठन की होती हैं, हर व्यक्ति की होती हैं, मगर आलोचनाओं से हटकर हम काम करते हैं। हर उस पत्रकार साथी के साथ हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उसकी हर व्यक्ति की हर समय को मदद